माँ, अपना सामान बांध लो। मैंने यह पुरानी हवेली करोड़ों में बेच दी है और तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम की टिकट बुक कर दी है। मोहित ने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में न तो कोई शर्म थी और न ही कोई हिचकिचाहट। उसके बगल में खड़ी मेरी बहू शिखा अपनी महंगी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें हरिद्वार के एक वृद्धाश्रम का फॉर्म था। मेरे अपने घर में, जिसे मैंने और मेरे स्वर्गीय पति ने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था, आज मेरा ही बेटा मुझे मेहमान बता रहा था। पर मैं रोई नहीं। नहीं, मैंने रोहित मोहित के पैर पकड़े। मैं बस अपनी उस पुरानी आराम कुर्सी पर बैठी रही और एक गहरी सांस ली। मोहित को लगा कि मैं सदमे में हूँ, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह अपनी जीत समझ रहा है वह असल में उसकी बर्बादी की शुरुआत है। मेरा नाम सावित्री देवी है, उम्र 65 साल। मैं बनारस के 80 घाट के पास एक पुरानी हवेली में रहती हूँ। मेरे पति पंडित दीनानाथ शहर के मशहूर वैद्य हैं। उनके मृत्यु के बाद मैंने घर के निचले हिस्से में सावित्री अचार और मसाले का छोटा सा काम शुरू किया था। मेहनत रंग लाई और आज पूरे बनारस में मेरे हाथ के बने अचार की मांग है। लेकिन मेरे बेटे मोहित को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह दिल्ली में रहता था, बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और उसे बनारस की गलियों से नफरत थी। उसे प्यार था तो बस एक पुश्तैनी हवेली की कीमत से। अगर आप भी मानते हैं कि माँ बाप का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कहानी में असली मोड़ तब आया जब 6 महीने पहले मोहित अचानक शिखा के साथ बनारस आ गया। उसने कहा, माँ मेरी नौकरी चली गई है, हम कुछ दिन आपके साथ रहना चाहते हैं। एक माँ का दिल तो मोम जैसा होता है। मैंने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। मुझे लगा शायद बुढ़ापे में मेरे बेटे को मेरी याद आई है, पर मैं गलत थी, बहुत गलत। आते ही मोहित और शिखा ने अपना खेल शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मेरी सेवा की। शिखा रोज मेरे पैर दबाती, मोहित मेरे लिए दवाइयाँ लाता। वे मुझे बार बार कहते, माँ यह हवेली बहुत पुरानी हो गई है, इसकी मरम्मत में बहुत पैसा लग रहा है, क्यों ना हम इसे बेचकर किसी अच्छी सोसाइटी में फ्लैट ले लें, आपके पास भी पैसा रहेगा और हम भी सेटल हो जाएंगे। मैं हमेशा मना कर देती। यह हवेली मेरे पति की आखिरी निशानी थी, इसमें उनकी यादें बसती थी। पर मोहित कहाँ मानने वाला था। उसने एक दिन एक ऐसा नाटक रचा। एक शाम मोहित घर आया। उसने कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। वह मेरे कदमों में गिरकर रोने लगा, माँ मुझे बचा लो, मैंने जुए में बहुत बड़ा कर्ज लिया है। अगर मैंने एक हफ्ते में 5 करोड़ रुपए नहीं चुकाए तो वो गुंडे मुझे जान से मार देंगे। माँ बस यह हवेली ही मुझे बचा सकती है। शिखा भी रोने का नाटक करने लगी। माँ जी, अपने इकलौते बेटे की जान बचा लीजिए, हवेली तो फिर बन जाएगी, पर बेटा चला गया तो वापस नहीं आएगा। मैं सन्न रह गई। मेरे पति का नाम, हमारी इज्जत, सब दाव पर था। मैं कठोर होते हुए पूछा, मैंने कितना कर्जा है? मोहित ने सिसकते हुए कहा, पूरे 5 करोड़। एक बिल्डर जिसका नाम कालिया है वह इस हवेली के बदले कर्जा माफ करने को तैयार है और ऊपर से 2 करोड़ नगद भी देगा। माँ बस कागजों पर अंगूठा लगा दो। मैंने उसी रात अपनी पूजा वाली कोठरी में जाकर बहुत सोचा। मुझे मोहित की आंखों में डर नहीं, लालच दिख रहा था, लेकिन वह मेरा बेटा था। मैंने अगले दिन सुबह उसे बुलाया और कहा, ठीक है, अगर बात तेरी जान पर आ गई है तो मैं हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मोहित की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, क्या शर्त है माँ? मैंने कहा, मैं खुद जाकर उस बिल्डर से मिलूंगी और उसके सामने ही कागजात पर हस्ताक्षर करूंगी। मुझे देखना है कि मेरा बेटा किन लोगों के चक्कर में फंसा है। मोहित थोड़ा घबराया, फिर मान गया। अगले दिन एक बड़ी काली गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी। उसमें से कालिया नाम का एक भारी भरकम आदमी उतरा। उसके हाथ पर उसके साथ उसका वकील और कुछ गुंडे भी थे। हवेली के बड़े हॉल में सब बैठे। कालिया ने एग्रीमेंट मेरे सामने रखा। मोहित ने जल्दी से पेन मेरी तरफ बढ़ाया। माँ यहाँ साइन कर दो बस। मैंने कागज पढ़े। उसमें लिखा था कि मैं अपनी पूरी होश हवास में यह हवेली और जमीन कालिया को बेच रही हूँ। मैंने एक पल के लिए अपने बेटे को देखा। वह पसीने से तरबतर था, पर उसकी नज़र सिर्फ कागज पर थी। मैंने कलम उठाई और हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर होते ही मोहित का चेहरा बदल गया। उसके झटपट कागज उठाए और कालिया को दे दिए। कालिया ने एक अटैची जो नोटों से भरी थी मोहित के हाथ में थमा दी। जैसे ही पैसे हाथ में आए, मोहित का वह डरा हुआ नाटक खत्म हो गया। वह जोर से हंसा, माँ तुम कितनी भोली हो, कोई गुंडा मेरे पीछे नहीं पड़ा था, मुझे तो बस ये पैसा और यह प्रॉपर्टी बेचनी थी। दिल्ली में मेरा बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे इस पैसे की जरूरत थी। और हाँ, अब इस हवेली का मालिक कालिया भाई है। कल सुबह तक यह घर खाली कर देना। शिखा ने भी अपनी असली रूप दिखाया। अरे बुढ़िया, अब नाटक मत कर, तेरा बेटा अब करोड़पति है, तेरे लिए हरिद्वार का टिकट कटवा दिया है, वहां जाकर भजन करना। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी रही। मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बस चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कालिया ने अपनी सिगार जलाई और बोला,
माँ जी, माता जी, अब जा सकती हैं। अब कल सुबह मेरी बुलडोजर आएगी या हम मॉल बनाएंगे। मैं धीरे से उठी और अपनी अलमारी से एक पुराना पीला पड़ चुका दस्तावेज निकाला। मैंने उसे कालिया की मेज पर रख दिया। मैंने शांत आवाज में कहा, बेटा मोहित, तूने बचपन में मुझसे कहानियां तो बहुत सुनी, लेकिन अपने पिता की वसीयत कभी नहीं पढ़ी। मोहित ने झल्लाते हुए कहा, अब यह क्या कचरा है। मैंने कालिया की तरफ देखा और कहा, कालिया जी, आपने पैसे देने से पहले अपनी लीगल टीम से इस हवेली की रजिस्ट्री चेक करवाई थी। कालिया हंसा, कागज पक्के हैं माता जी, अभी आपने साइन किए हैं, रजिस्ट्री तो बाद में हो जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपने गलती कर दी। यह हवेली, यह जमीन और यहाँ तक कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह मेरी है ही नहीं, तो मैं उसे बेच कैसे सकती हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। मोहित चिल्लाया, क्या आप बकवास कर रही हो, पापा के पास सब कुछ तुम्हारा ही तो था। अगर आपको कहानी में मजा आ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि सावित्री देवी ने क्या खेल खेला, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, यह बिल्कुल फ्री है। मैंने वह पुराना दस्तावेज खोला और पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे पिता पंडित दीनानाथ बहुत दूरदर्शी इंसान थे। उन्हें पता था कि कलयुग में औलाद बदल सकती है, इसलिए अपनी मृत्यु से पहले यानी 20 साल पहले ही उन्होंने यह पूरी संपत्ति काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा ट्रस्ट के नाम कर दी थी। मैं सावित्री देवी इस ट्रस्ट की सिर्फ देख रेख करने वाली यानी कस्टोडियन हूँ। मुझे इस संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या किसी के नाम करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे हस्ताक्षर की कानूनी कीमत शून्य है। मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वह कागज छीन कर पढ़ा। उसके हाथ कांपने लगे। यह नहीं हो सकता, यह झूठ है, मैंने आगे कहा। और हाँ, इस ट्रस्ट के नियम के अनुसार जो भी इस संपत्ति पर अवैध रूप से बेचने या कब्जा करने की कोशिश करेगा, उस पर सरकारी संपत्ति हड़पने का केस चलेगा। यह हवेली अब एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। कालिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपना कुर्सी से खड़ा हो गया और उसने मोहित का गिरेबान पकड़ लिया। तूने मुझे चूना लगाया, तूने एक ऐसी जमीन मुझे 5 करोड़ में बेची जो तेरी माँ की थी ही नहीं। मोहित गिड़गिड़ाने लगा, भाई भाई, मुझे नहीं पता था। माँ, यह तुम क्या कह रही हो, बचाओ मुझे। शिखा डर के मारे कोने में दुबक गई। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और कहा, कालिया जी, मेरा बेटा बेवकूफ़ हो सकता है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ एक कागज़ पर साइन किए थे जो आपने मुझे दिए। मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे थे, पैसे इसने लिए हैं। अब आप जानो और आपका काम। कालिया ने एक जोरदार तमाचा मोहित के गाल पर मारा। मेरा पैसा अभी वापस कर, वरना तुझे और तेरी बीवी को यहीं गाड़ दूंगा। मोहित रोते हुए बोला, भाई वो पैसा, वो तो मैंने अपने कर्जे चुकाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह झूठ था या सच, यह तो वही जानता था, लेकिन कालिया सुनने के मूड में नहीं था। कालिया ने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 हट्टे कट्टे गुंडों ने मोहित और शिखा को घसीट लिया। कालिया ने मुझसे कहा, माता जी, आपने अच्छा खेला, पर मेरे 5 करोड़ इस लड़के से मैं वसूल कर ही लूंगा, चाहे इसकी किडनी बेचनी पड़े। मोहित चिल्लाता रहा, माँ माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, पुलिस को बुलाओ। मैंने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाई और कहा, पुलिस? पुलिस क्यों बेटा? तूने तो कहा था कि वृद्धाश्रम जाने का समय हो गया है, पर लगता है तेरी किस्मत में वृद्धाश्रम नहीं, जेल या अस्पताल लिखा है। रही बात माफ़ी की, तो जिस माँ को तूने घर से निकालने का षड्यंत्र रचा, वो माँ आज मर गई। अब मैं सिर्फ इस ट्रस्ट की मैनेजर हूँ। वो लोग मोहित और शिखा को घसीटते हुए गाड़ी में डाल ले गए। हवेली के बाहर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा थी। गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। मैं वापस अंदर आई। घर खाली था, पर अब यह घर सुरक्षित था। मुझे अपने बेटे के लिए दुख था, पर दया नहीं थी। उसने लोभ के लिए रिश्तों का सौदा किया था, और सौदागर कभी भी घाटे का सौदा पसंद नहीं करते। अगले दिन मुझे पता चला कि कालिया ने मोहित के खिलाफ 5 करोड़ की धोखाधड़ी, फ्रॉड का केस भी दर्ज करवाया और उसे अपने तरीके से सबक भी सिखा रहा है। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने एक ट्रस्ट की संपत्ति को अपना बताकर बेचने की कोशिश की थी। अब वह जेल में है। शिखा अपने मायके भाग गई है, लेकिन वहाँ भी लोग उसे ताने मार रहे हैं। मैं आज भी उसी हवेली में रहती हूँ। मेरा अचार का काम और भी बढ़ गया है। मैंने अपनी वसीयत में लिखा है कि मेरे बाद इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी उन विधवा औरतों को मिलेगी जो मेरे कारखाने में काम करती हैं। कम से कम वे इस घर की इज्जत तो करेंगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान की बुद्धि को दिमक की तरह खा जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं और उनकी संपत्ति पर गिद्ध की तरह नज़र रखते हैं, वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि जिस पेड़ की छांव में वे पले बढ़े हैं, उसकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं। बुजुर्ग लाचार नहीं होते, वे बस अपनी औलाद के मोह में चुप रहते हैं। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, तो सावित्री देवी जैसा रूप भी ले सकते हैं।
आज रात अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे 2 मीठे बोल बोलिए, क्योंकि जिस दिन वे नहीं रहेंगे उस दिन करोड़ों की दौलत भी आपको वो सुकून नहीं दे पाएगी जो उनके आशीर्वाद में है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या सावित्री जी ने सही किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।